कोविड का जो सेकेंड वेव है ये बहुत घातक है और इसने बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुश्किल इतनी बढ़ गई है कि तकरीबन सभी राज्यों में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। कहीं पे बेड्स नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो कहीं पे वेंटिलेटर्स वाले बेड नहीं है, या कहें सिंपल बेड भी नहीं है। अस्पताल के अंदर एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल काम है, लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि लखनऊ के डीएम को ये भी कहना पड़ा कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं। स्थिति बहुत बुरी है, महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, कर्नाटक की हो या उत्तर प्रदेश की हो। 2 महीने पहले जब ये शुरू हुआ तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब होती चली गई कि अब लोगों को लग रहा है कि बड़ी चूक हो गई है और इस चूक के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। गुजरात में हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है सरकार को और उसने कहा है कि जनता अपना विश्वास खो रही है और वो राम भरोसे है। उसको ये नहीं पता है कि वो बीमार होगा तो उसको क्या चिकित्सा मिल सकती है, कैसे मिलेगी, क्योंकि अब पूरी सिस्टमिक तौर पे व्यवस्था प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या लॉकडाउन लगाना एक उपाय हो सकता है, वैक्सीनेशन एक उपाय हो सकता है, या सिर्फ मास्क लगा के साबुन से हाथ धोते रहें उससे हम बच पाएंगे। ये सब करके देखे जा चुके हैं और अब तो हम वैक्सीनेशन का एक उत्सव भी मना रहे हैं, लेकिन उससे भी बात बन नहीं रही है। आज के ताज़े आंकड़ों के हिसाब से 1,69,000 केस नए निकल के आए हैं। अगर 1% की भी आप इसमें डेथ रेट रख लीजिए तो 1700 आदमी जा सकते हैं। ये बहुत ख़राब स्थिति है, बहुत डरावनी स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। शायद इसका अंदाज़ा सरकारों को नहीं है, इसीलिए उनके हाथ पैर फूल गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको मैनेज करें, क्या करें, क्या स्थिति रखें। आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो क्यों इतनी भयानक है। पिछले साल सितंबर में जब पीक हुआ था तो 97,000 केसेस थे, पीक की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज, अभी पीक की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 12 अप्रैल को 1,69,000 केस हैं। अपने पीक से लगभग हम डबल के आसपास पहुँच रहे हैं। ये स्थिति है। पिछले साल जब केसेस शुरू हुए थे तो उसका भी आंकड़ा बहुत ही मज़ेदार है। मार्च में हमने 3 केस रिकॉग्नाइज किए थे, 1 मार्च की तारीख को। उससे सिर्फ 15 दिन बाद वो केस 100 हो गए थे। उसके भी 15 दिन बाद ये केस 1000 हुए और उसके 15 दिन बाद ये केस 10,000 और फिर 1 लाख। 10 गुना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से, एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ से बढ़े हैं। फिर लॉकडाउन लगाया गया तो कुछ कंट्रोल हुए, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता रहा, संक्रमण में कमी नहीं आई। एक्टिव केसेस भले आपको कम दिखते रहे, इसीलिए सितंबर में जाके 97,000 का पीक बना था। लेकिन आज हम फिर उसी जगह खड़े हैं जहां तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई सरकार कह रही है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, कोई सरकार कह रही है ये कोई उपाय नहीं है। किसी को लगता है कि वैक्सीनेशन के बाद बात बनेगी, लेकिन पहले वैक्सीनेशन के बाद, दूसरे वैक्सीनेशन के बाद न सिर्फ कोविड हो रहा है, लोगों की मृत्यु भी हो रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं सरकारों से और हमसे, आपसे भी, कि गलती किसकी हुई, चूक कहाँ पे हुई, क्या हमने ऐसा कर दिया जो आज हम इस मुकाम पे खड़े हो गए। आज इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस की अमीबेन याग्निक जी हैं। इसके साथ ही 2 डॉक्टर्स को भी हमने रखा है कि एक्सपर्ट की राय भी जाननी चाहिए। डॉक्टर तरुण साहनी हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है जो एमडी हैं नाइट क्लिनिक के, और साथ ही एक पत्रकार है हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्योंकि इसमें लोगों की राय भी रखना बहुत ज़रूरी है। केवल एक्सपर्ट और राजनीतिज्ञों की बात नहीं है, ग्राउंड में क्या चल रहा है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, स्थिति पूरी चरमराई हुई है। गुजरात सरकार को हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने किस तरह से फटकार लगाई है आपने थोड़ी देर पहले देखा ही होगा। उत्तर प्रदेश में बेड नहीं है, रिपोर्ट्स नहीं मिल रही लोगों को। महाराष्ट्र में भी 48 घंटे से पहले आपका सैंपल कलेक्शन होकर रिपोर्ट नहीं मिल रही है और रिपोर्ट मिलने में तो 72 घंटे तक लग रहे हैं। क्या व्यवस्था की है आप लोगों ने? देखिए, यह जो आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह की त्रासदी बढ़ी है, कहीं ना कहीं लिथार्जी और कहीं ना कहीं जो एग्जॉशन होता है वह भी हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जिस तरह से पूरी तरह से इसके लिए जागरूक रहना चाहिए था या करना चाहिए था, उसमें तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है। इसको एंटिसिपेट करने के लिए जिस तरह से जो उस त्रासदी को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना था, वहां पे प्रदेश सरकारों का तरफ से कमी हुई है।
और लेकिन एक बात और समझ में आ रही है जो कि बहुत क्लियर है, लोगों ने जो यह मान लिया है, सरकारों ने भी, प्रदेश सरकारों ने खासकर इस बात को मान लिया था कि वैक्सीनेशन क्योर है कोरोना का, और जो वैक्सीनेशन आ गया तो अब कोरोना को हम कंट्रोल कर लेंगे। वह सबसे बड़ी चूक और भूल है इस बात की। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बात को जितनी जल्दी जनता स्वीकार करे, सरकारें स्वीकार करे, तो उतना ही हम इस लड़ाई को मजबूती से आगे लड़ पाएंगे। भारत ने पहली लड़ाई बहुत अच्छी तरह से लड़ी क्योंकि एक पूरी तरह से जागरूकता फैली और उसमें एक प्रिपरेशन, जबकि तब प्रिपरेशन कम थी, बहुत ही बिल्कुल नगण्य प्रिपरेशन थी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने, फिर प्रदेश सरकारों ने भी, बहुत सारों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया और जनता ने भी उस लड़ाई में बहुत जोर दिया। लेकिन अब स्थिति काफी दूसरी तरह से अलग बदल चुकी है और मुझे लगता है कि इसमें अब जनता का रोल ज्यादा अब इमीडिएट आना पड़ेगा और प्रदेश सरकारों का तो ज्यादा है ही। रोल क्या करे गोपाल जी, जनता क्या करे बताइए? जनता को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात है, उसके अलावा कोई चारा नहीं, उसके अंदर क्या करना चाहिए? अगर आप देखें उसको एक तो मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से लागू करना पड़ेगा और जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसको खत्म करना चाहिए। ये जो बढ़ा दिया, अब आप कुछ भी कहें, कुंभ का जो जिस तरह से जो हो रहा है, कुंभ का जिस तरह से हम दृश्य देख रहे हैं, यह जनता को समझना पड़ेगा कि यह उनके अपने लिए बहुत हानिकारक है। हर चीज सरकारों के बल पे, अगर भारत में एक थोड़ी सी यह एटीट्यूड बनता जा रहा है, मैं बहुत चीजों में देख रहा हूं कि सरकार ही सब करेगी और हम लोग तो बिल्कुल सरकार का डंडा जब तक नहीं पड़ेगा तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होगा। सिविक सोसाइटी को अपना गोपाल जी, ये कह के आप बच नहीं सकते। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है ना, ये कह के बड़े आसानी से नहीं बचने वाली बात कर रहे हैं आप कि जनता सब कुछ कर ले। बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं आप लोग, बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, आदमी नेता को देखता है, उससे सीखता है, इसीलिए उसको लीडर बोलते हैं, जो लीड करता है। अगर रैलियों पे कोई रोक नहीं है, सोशल गैदरिंग पे कोई रोक नहीं है, कुंभ मेले पे अथाह लोग चले जा रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आदमी मास्क लगाए अपने घर में बैठे? एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए अब बात यह है कि मैं कुंभ के पहले ऋषिकेश गया था 2 दिन के लिए, एक दिन पूरा दिन रहा था वहां पे, और वहां पे सरकार ने पूरी तरह से यह रोक लगाई थी कि 1 अप्रैल से कोई भी आएगा तो उसको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा और केवल साधु संत ही इसमें आएंगे। अब लेकिन वह किसी ने माना नहीं। इतने आज भी मैं अभी वहां के आईजी का बयान सुन रहा था, वो बोल रहा था कि मैं कई कुंभ के में गया हूं, प्रयाग में, हरिद्वार में, स्टैम्पीड भी देखे हैं। जितनी भीड़ वहां पे आ जाती है, जिस तरह की वो अनकंट्रोलेबल भीड़ है, उसमें अगर अग्रवाल जी जब नहीं ये देखिए, ये सब कहना बड़ा अच्छा होता है, इजी होता है। टीवी पे लगातार प्रचार चलते थे, हम कुंभ मेला आयोजित कर रहे हैं, आइए, तो क्यों नहीं जाएगा आदमी? साधुओं को वहां पे कोरोना के केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, ओपन इनविटेशन दिया जा रहा है, तो लोग जाएंगे ही ना फिर। नहीं, इनवाइट केवल साधु संतों को था। और तो बाकी लोगों को क्यों नहीं रोका गया? वो क्यों आए वहां पे? हाँ, तो अब ये तो इसने, आईजी ने यही कहा कि इतनी भीड़ है कि अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग और उसको इंप्लीमेंट यहाँ फोर्स से करूंगा तो अग्रवाल जी, प्रधानमंत्री जी के कहने पर एक दिन में पूरा देश लॉकडाउन में जा सकता है और हरिद्वार के कुंभ में साधुओं के अलावा लोगों को रोकने में आपको दिक्कत हो रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं सर? उनकी एक आवाज पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, लोग घर से नहीं निकले थे। ये सब बहाने हैं सर। वही तो मैं कह रहा हूं कि बहाने नहीं है, चूक तो हुई है। चूक इतनी बड़ी हुई है ना, इतनी बड़ी चूक हुई है कि उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। ये चूक छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी चूक है। ये कुछ भी सीखा नहीं गया। अमीबेन, नहीं तो यह तो जिन सरकारों की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं यहां किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आपके द्वारा पार्टी द्वारा शासित सरकारें हो या बीजेपी द्वारा शासित सरकारें हो, किसी ने कोई काम किया है क्या? जब अनप्रिपेयर्ड थे
तब ज्यादा लग रहा था कि हाँ ठीक ठाक कर लिया। अब तो देखिए जब प्रिपेयर्डनेस का दावा ठोकते हैं कि एक साल में हमने बहुत कुछ कर लिया है, कुछ नहीं किया है। क्या किया है मुझे बताइए। किसी भी राज्य की आप स्थिति देख लीजिए, महाराष्ट्र की बहुत बुरी स्थिति है, न यहाँ पे बेड मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन मिल रही है, रेमडेसिविर के लिए लाइन लग रही है। ये क्या तैयारी आप लोगों ने की है? कंप्लीट मिसअप। और उसके बाद ठीकरा जनता के ऊपर, अरे मास्क नहीं लगाते हो, हाथ नहीं धोते हो, कोविड अप्रोप्रिएट ऑर्डर नहीं रखते हो। आप नेताजी रखते हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य सबसे पहले सबसे ऊपर होना चाहिए था। जब से कोरोना का हुआ मार्च 23 पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, चलो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर भी लॉकडाउन हो गया, सबने माना। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप सब घर में रहेंगे, लॉकडाउन हो गया, माइग्रेंट लेबर वहां गए, अपने घर गए, सबको घर में रहना पड़ा, नौकरी धंधा सब चौपट हो गया, एवरीथिंग सब। अब देखो तो तब एक लेसन मिला कि भाई स्वास्थ्य को, एक हेल्थ केयर सिस्टम को एकदम मजबूत होना चाहिए। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, उनको हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। पर ये प्रिपेयर्डनेस हम बातें बातें में देखते रहे, और पैरेलल साथ में हम पूरे टाइम टीवी पे देखते हैं कि कहीं और जगह रैली हो रही है, कोई और हमारे वहां गुजरात में क्रिकेट मैच हो गई, अभी हुई, 57,000 लोग एक साथ स्टेडियम में बैठे। अभी वो जिस गांव में गए, जो जो डिस्ट्रिक्ट में गए, पता नहीं कैसे कोरोना फैला, आप देख रहे हैं। आज हॉस्पिटल के बाहर लाइन है, टेस्टिंग के लिए लाइन है, स्मशान के लिए लाइन है, और जहां भी जाओ वैक्सीन के लिए लाइन है। तब गुजरात हाईकोर्ट ने इंटरवेन करना पड़ा, सुओ मोटो पीआईएल करनी पड़ी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हेल्थ इमरजेंसी हो गई है राज्य में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा तंत्र तैयार नहीं है। और राज्य की बात हम करेंगे, सारे राज्य की बात करेंगे या देश की बात करेंगे, जब पता चला कोरोना जैसी महामारी आई तो प्रायोरिटी हेल्थ केयर सिस्टम होनी चाहिए। तैयारी क्या की, मैं वही तो पूछ रहा हूं ना, होनी चाहिए। देखिए नेताओं के मुंह से और सरकारों के मुंह से मुझे चाहिए शब्द बड़ा खराब लगता है। क्या किया ये बताइए। बहुत कुछ होना चाहिए, देश में रामराज्य होना चाहिए, सब स्वस्थ हो जाएं, सब सानंद हो जाएं, दूध की नदियां बहें, घी के पहाड़ बन जाएं, ये सब होना चाहिए। बट किया क्या आपने ये बताइए। नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हमारी। हुई? मैं गुजरात राज्य की बात करूं, 25 साल से हमारे वहां बीजेपी शासन है। आप अपने राज्य की क्यों बात करें? आप कांग्रेस की नेता महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं कर रही हैं? पंजाब की बात क्यों नहीं कर रही हैं? झारखंड की बात क्यों नहीं कर रही हैं? वहां भी तो वही स्थिति हो रही है। जितना हो रहा है उसके लिए शायद हम तैयार ही नहीं है, देश ने इतना सीरियसली लिया नहीं है। मुझे लगता है कि आज अगर प्रधानमंत्री जी कह दे कि चाहे कहीं भी इलेक्शन हो, कोई जगह हम रैली नहीं बुलाएंगे, हम इतनी रैलियां लोगों को इकट्ठा नहीं होने खाली उन्हीं की रैली हो रही है क्या? नहीं, आप मन चाहे 144 लगा देते हो कि 4 आदमी से ज्यादा इकट्ठा ना हो, और फिर टीवी में लोग देखते हैं कि इतनी रैलियां हो रही है, केवल उन्हीं की रैलियां हो रही है क्या? हाँ, तो फिर आप ये सब ऐसा कहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, क्या केवल उन्हीं की रैली हो रही है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ के आके ये कहने के लिए तैयार है क्या कि हमने ये किया था? मैंने तो पहले अग्रवाल जी को बता दिया कि आप लोगों ने क्या कुंडा कर दिया है। आप बता दीजिए कि आपने क्या अच्छा कर दिया है। पल्ला झाड़ के पब्लिक के ऊपर। आज प्रधानमंत्री जी अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन, और हमारे घर के लोग बिना वैक्सीन बैठे हैं, तो ये एक नीति बननी चाहिए थी। चाहिए तो शब्द बोलना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये हमारा गवर्नेंस मॉडल है। हेल्थ केयर को प्राइमरी दी नहीं है। कई बार हमने पार्लियामेंट में प्रश्न उठाया कि डॉक्टर्स कहाँ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कहाँ है डॉक्टर्स, कहाँ है कोविड हेल्थ केयर। आप बातें करते हो थाली बजाओ, दिया जलाओ, ऐसे नहीं होता है ना। कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या किया, तो हम नहीं पूछ सकते प्रधानमंत्री जी, वो तो बिजी है 5 जगह इलेक्शंस में रैलियां करने में। प्रधानमंत्री तो हमारे देश के हैं, तो उन्हें ये करना चाहिए। अरे इतने लोग मर रहे हैं तो चलो सब खत्म करके रैलियां, हम पहले हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करें, कुछ भी हो जाए। सारे इतना पीएम केयर फंड इकट्ठा किया हुआ है, पूरे देश के लिए हॉस्पिटल रातों रात बन सकती है। रुकिए गोपाल जी, जवाब दीजिए। तो फिर क्यों नहीं होती है? नहीं, देखिए जो ये कह रही है 144 धारा लगानी, ये जो मैनेजमेंट है, ये तो प्रदेश सरकारों को मैनेजमेंट करना है ना, ग्राउंड लेवल पे। केंद्र सरकार थोड़ी 144 धारा लगाएगी, बैन करेगी, हॉस्पिटल डेवलप करेगी। ये तो प्रदेश सरकारों को करना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज किया, फंड प्रोवाइड किया, शुरू में सारी चीजें केंद्र सरकार ने की। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन किया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू भी। ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अरे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट था, ग्लोबल कोऑपरेशन से
ये वैक्सीन बनी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग और सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस चीजों को एनफोर्स करना क्यों नहीं किया? मैं वही तो प्रदेश पूछा गोपाल जी। सरकारों की देखिए, जिम्मेदारी है। और फैक्ट्स को फैक्ट्स नहीं, की तरह रखते अगर हैं, भारतीय जनता दर्शकों पार्टी के की सामने सरकार भी जहां गलत प्रदेशों में तथ्य है, मत रखिए। 6 करोड़ 45 लाख नहीं, जो गलत डोजेस कहाँ? एक्सपोर्ट की गई है सर, उसमें से ऑब्लिगेशन वाली सिर्फ 1.25 करोड़ है, बाकी या तो ग्रांट में है या कमर्शियल है। इसलिए ये बार बार कहना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना है, टेस्टिंग करना है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 70% तक टेस्टिंग होनी चाहिए। तो मान लिया कि महाराष्ट्र सरकार नकारा है, वो आपकी नहीं है, यूपी सरकार तो आपकी, वहां क्यों नहीं करवा लिए? वहां तो मैंने सुना कि प्राइवेट लैब्स को बोला गया कि अभी टेस्ट मत करो। यूपी का बहुत डिफरेंट है, यूपी का डिफरेंट है। लखनऊ में स्थिति बहुत खराब है गोपाल जी, आप जमीन से जुड़े नहीं, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं तो मान रहा हूँ ना, बहुत ही बुरी स्थिति है वहां पे। पार्टी की सरकार है। पंचायती राज के चुनाव है 15 तारीख को, उससे पहले वो दिखना नहीं चाहिए, इसलिए उसको सप्रेस किया जा रहा है। जिस दिन फटेगा समझ में नहीं आएगा तो किसी के। प्रदेश सरकारों, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रदेश सरकारों की, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है या कोई और है, करना चाहिए। हाँ, ये अच्छा एक डायलॉग है, सबको अच्छा काम करना चाहिए, जिम्मेदारी है। हाँ डॉक्टर साहनी, अब जरा एक्सपर्ट की राय सुन लेते हैं। डॉक्टर तरुण साहनी जी। जी सर। सबको अच्छा काम करना चाहिए, सब लोगों को घर में बैठना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर पीना भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन कौन करेगा? ये चाहिए तो बहुत कुछ सर जो हम लोग देख रहे हैं अस्पतालों में, लोगों की अब समझ में ये आ रहा है कि ये तो एक आम बीमारी है। अब वो जो कोविड का फियर था, जो कोविड की भय था कि अगर मुझे कोविड हो गया मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे कोविड हो गया मैं होऊंगा, वो भय बिल्कुल ही निकल चुका है। और इस वजह से जो ये हम बोल रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो और हाथ धो, मुझे तो लगता है कि वो भी लोगों ने भूल गए हैं। एक तरफ जो रैलियां वगैरह टीवी पे दिखा रहे हैं, बट अगर आप मार्केटों में भी जाओ, पिछले 2-3 दिनों से शायद थोड़ा सा ट्रैफिक कम है या लोग मार्केट में कम हैं, बट अदरवाइज मार्केट में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, किसी को नहीं कभी लगता कि कोई कोविड से डर रहा है। कोविड एक आम बीमारी बन गई है। जैसे खांसी जुकाम से आपको 4-5 दिन लगते थे, कोविड से आपको 10-15 दिन लगेंगे। तो वो भय लोगों के बीच से निकल गया है। अस्पतालों में हमें झेलना पड़ रहा है क्योंकि हमें रोज इतनी रिक्वेस्ट आते हैं कि हमें बेड दिलवा दीजिए, हमें रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, हमें टोक्लूसिमैब दिलवा दीजिए। अब वो सारी दवाइयां जिनके पास भी पड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल्स हैं या फार्मासिस्ट हैं, वो सब बचा के रख रहे हैं कि हमें अपने किसी जान पहचान वाले के लिए रखने की जरूरत पड़ सकती है। सो एक तरीके से दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, लोगों के मन में भय चला गया है और अस्पतालों पे और डॉक्टरों पे लोड उतना बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर, हम लोगों ने सोचा था कि 1 साल कोविड ड्यूटी कर करके हम लोग थक चुके हैं और अब चलो ये बीमारी जा रही है तो कम से कम राहत मिलेगी। अब वही रूटीन फिर से बन गई है। 50 बेड थे, अब 100 हो गए, 100 के 150 हो गए। सानी साहब, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने रखा है कि डॉक्टर्स के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, उनकी भी एक पेशेंस की क्षमता है। साल भर से वो इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। वैक्सीन उनके 2-2 शॉट्स हो चुके हैं, उसके बावजूद आप केजीएमसी देखिए, एम्स देखिए, गंगाराम देखिए, दर्जनों की तादाद में डॉक्टर्स खुद इन्फेक्टेड हो रहे हैं। आप उनका भी पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। किसी को यह परवाह नहीं है कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं नहीं कर सकता, तब क्या होगा? इस बात की चिंता कौन करेगा? और आप उस मुहाने पे लाके खड़ा कर देते हैं। जब देश के 8 मुख्यमंत्रियों के बीच में बात की जाती है तो 6 कहते हैं लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। क्या उपाय है? लोग मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें। कौशल कांत जी, क्या उपाय करना चाहिए? लॉकडाउन की स्थिति बन रही है क्या? आप देखिएगा अगले 1 हफ्ते में लॉकडाउन लग जाएगा 100%। और शुरुआत आप जहां से बात कर रहे हैं मुंबई से ही होगी और उसको फॉलो करते हुए बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन फर्स्ट टाइम, बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं और ना संभाल पाएंगे। आप ये समझिए कि आज अगर 1.25 लाख का केस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इससे कम से कम 20 गुने केस वो हैं जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो सोशल ट्रांसमिशन था, कम्युनिटी ट्रांसमिशन था ना, वो हो रहा है। सरकार एक्सेप्ट करे या ना करे, कंप्लीट फेल्योर है एज ए डॉक्टर, एज ए साइंटिस्ट हमारा कि हम इसको एसेस करने में चूक गए। और
हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं कि हमसे चूक हुई, कि हमें यह पता नहीं था कि यह ऐसा दोबारा आएगा। लेकिन ये सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सबको अभी अपना नया, अभी तुरंत क्या फायदा होने वाला है। ये हम यहाँ पे बैठ करके, जब आपको याद है आपने बैठ के एक प्रोग्राम किया था जिसमें हम बोल रहे थे कि रिकवरी रेट 98-99% पहुंच गई है। आज रिकवरी रेट पे कोई बात नहीं हो रही है। इस समय रिकवरी रेट 92% है, यानी कि 100 लोगों में 8 मर जाएंगे। और देख लीजिएगा, ये आइडेंटिफिकेशन अगर प्रॉपर करेंगे तो इस समय एक दिन में कम से कम 20 से 25 लाख केस आ रहे हैं। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में, किसी भी फ्रेंड की एक सर्किल में बात कीजिए, हर फ्रेंड सर्किल में कोई न कोई इन्फेक्टेड है, और कोई एक आदमी नहीं इन्फेक्टेड है, उसकी पूरी फैमिली इन्फेक्टेड है। वो क्या रहा, एक आदमी चेक करा रहा, बाकी घर में बैठ जा रहे हैं। एक आदमी टेस्ट करा रहा, बाकी घर में बैठ जा रहे हैं डर के मारे। इसके अलावा इसकी वजह से जो लोग बाहर घूम रहे हैं, अल्टीमेटली देखिए मरेंगे हमारे आपके घर के लोग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आपको लेनी पड़ेगी। सरकारें तो ऐसे ही काम करती आई हैं और ऐसे ही काम करती रहेंगी, किसी की भी गवर्नमेंट हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश की जनता का डर खत्म हो गया है, तो एज ए मीडिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एज ए डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ये बनती है कि टीवी पे हमेशा बैठ के सिर्फ ये चिल्लाएं कि अगर आप बाहर निकलोगे तो मर जाओगे। क्योंकि आप ये देख लीजिए, आपके अपने ऑफिस में देख लीजिए, मीडिया सेक्शन में देख लीजिए, फ्रेंड सर्किल में, किसी भी हॉस्पिटल में फोन करके तो देखिए कि आपको एक कोविड का पेशेंट एडमिट कराना है। अभी 10 मिनट पहले मैंने अपने एक मेरी दोस्त है, उसके ससुर साहब के लिए फोन किया है, भगवान जाने बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि सो कॉल्ड मैं डायरेक्टर हूं अपने हॉस्पिटल में। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये बिल्कुल, अगर मैं आप और देश के नेता, उनको छोड़ दीजिए, उनके लिए तो सब चमचागिरी करने के लिए कहीं कहीं चौराहे पे बेड लगा करके बेड क्रिएट कर देंगे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन सच्चाई यह है कि एक एवरेज पढ़ा लिखा आदमी बेड नहीं पा सकता। सर पढ़ा लिखा नहीं, कौशलकांत जी, बहुत रसूखदार वाले, बहुत जुगाड़ वाले भी लोग बेड नहीं पा रहे हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि राज्य स्तर के मंत्रियों की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो सीएमओ को फोन करते रह जाते, सीएमओ फोन नहीं उठा रहा उनका, क्योंकि उसको पता है कि मैं बेड दे नहीं पाऊंगा। मंत्री जी का फोन न उठाने के सिवा कोई विकल्प नहीं उसके पास। इतनी भयावह स्थिति है अमी जी और अग्रवाल साहब, स्थिति बहुत खराब हुई है। शायद लोगों को अंदाजा नहीं है। डॉक्टर साहब तो अपनी गलती मान रहे हैं कि हमसे शायद चूक हो गए, इतना एसेस नहीं कर पाए। हम भी गलती मानते हैं, रोजी रोटी के लिए हमें दफ्तर आना पड़ा, क्या करते बताइए। लेकिन सरकार की कोई गलती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई गलती नहीं है। एक लेसन 15 महीने तक आप काम करते रहे, उसका भी कोई लेसन नहीं है कि कहां क्या क्रिएट कर देना चाहिए, और एकदम से केस बढ़े तो हाथ पैर फूल गए। हर्षवर्धन, बेड वेड दिला पाएंगे आप किसी को? आप तो पत्रकार हैं, लोग जानते हैं आपको बहुत। नहीं, आपने जिक्र कर दिया नीरज जी, और मैं उसको थोड़ा सा और लोगों को बता देता हूं। मैं डराना नहीं चाहता, और डरना बहुत इसलिए भी ठीक नहीं क्योंकि डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं, लेकिन बहुत डर से भी लोगों को संकट होगा दूसरे तरह का। लेकिन हाँ, वो डर जरूर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक बहुत रसूखदार कैबिनेट मिनिस्टर का फोन परसों दिन भर सीएमओ लखनऊ ने नहीं उठाया। मैं नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ एक उदाहरण है। पिछले 3 दिनों से हम जैसे सामान्य पत्रकारों के पास इतने लोगों के फोन आए, और जिसको सुनते हुए लगता है कि इतना असहाय हम हो गए इस तंत्र के सामने, और कहां से कोई बिस्तर मिलेगा। आप जरा कल्पना करके देखिए कि जिस लखनऊ में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 3 दिन डिले कर दी गई है, ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन हर डीएम ने 3 दिन के लिए रिपोर्ट डिले कर दी है। 3 दिन रिपोर्ट डिले करने का मतलब हुआ कि जिनको रिपोर्ट नहीं मिली वो घर पे रहेंगे, गंभीर होते हुए भी रहेंगे। लेकिन अगर इस स्थिति में भी 4000 प्लस एक शहर में आ रहा है, 30-35 लाख का शहर होगा लखनऊ, वहां 4000 प्लस मामले आ रहे हैं, तो आप भयावहता समझिए। लेकिन मैं यहां इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाऊंगा, जिसकी चर्चा थोड़ी थोड़ी सबने की, लेकिन हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। देखिए, हम लोग इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि इस देश ने नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दिया था, और
2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, तो देश की जनता को लगा कि हां, इस नेता पर भरोसा किया जा सकता है। 2019 में भी भरोसा किया और उसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में जनता ने भरोसा किया। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जब हमने कहा कि हमको कोरोना के साथ, इस चाइनीज वायरस के साथ जीने की आदत डालनी है, तो बार बार एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये गलत बात है। हर कोई मास्क लगा रहा है, हर कोई काम भर का हाथ भी धुल रहा है, हर किसी की गाड़ी में सैनिटाइजर भी है। गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ हुई जब देश के प्रधानमंत्री, देश के सारे ताकतवर नेता, और मैं आज विपक्षी नेताओं को छोड़ देता हूं क्योंकि वो तो कहेंगे कि ये सारा काम प्रधानमंत्री का है, क्योंकि वो कह रहे थे। और इस देश में जहां 85 दिन में 10 करोड़ टीके लग गए, हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक, सरकारें, तंत्र बहुत शानदार काम करके आए, लेकिन दुर्भाग्य से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये है कि कुंभ जो हरिद्वार में लगा, उसको कहा जाता कि कोई नहीं आएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत हटे, तीरथ सिंह रावत आए और आते ही पहला कहा कि कुंभ तो होगा और कोई जरूरत नहीं किसी निगेटिव रिपोर्ट की। इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एक मुख्यमंत्री का शर्मनाक है। जब फटकार लगी तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ठीक है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष अभी सब करके आए हैं पूजा पाठ हरिद्वार में और उनको हो गया कोरोना। मैं कह रहा हूं कि जब बंगाल में रैली दिखेगी, प्रधानमंत्री कहेंगे कि इतनी बड़ी भीड़ हमारी सभा में आ रही, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वो बोध कथा हम सबको याद है कि बूढ़े जो गुरु जी थे, आचार्य जी थे, उन्होंने तब तक बच्चे को गुड़ खाने से नहीं रोका जब तक उन्होंने गुड़ खाने की आदत खुद नहीं छोड़ दी। देश उसी नेतृत्व के अभाव से जूझ रहा है। न तो हमारे यहां तंत्र में बहुत दिक्कत है, न बेड की बहुत दिक्कत है, न टीके की दिक्कत है, न हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर कमजोर हैं। जनता भी पूरी समझदारी से है, लेकिन जब व्यवहार लापरवाही का ऊपर से नीचे तक दिख रहा है, मूल समस्या वही जिसको बात करने से हर कोई डर रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत सारी अंडर रिपोर्टिंग भी है। सही तस्वीर जो अभी कौशल जी रख रहे थे कि वो हो सकता है कि जो कुछ चुनाव खत्म हो तो आपको दिखेगी, तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है। लोगों की ये बात सही है कि उम्मीद हो गई थी कि वैक्सीनेशन होगा गोपाल जी, तो लोगों को डर खत्म होगा, क्योंकि हमने मार्च अप्रैल से ये बेचना शुरू कर दिया था कि बस एक वैक्सीन आ जाए, खेल खत्म, कोरोना को हम हरा देंगे, एकदम नेस्तनबूत जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन किसी ने उस समय नहीं बताया। मैं पत्रकार होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ चैनल पे बोल रहा हूं कि किसी ने ये नहीं बताया था कि 2 डोज लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये किसी ने नहीं बताया। ये अब जाके प्रचारित किया जा रहा है कि आप 2 डोज लगने के बाद भी संक्रमित हो सकते हैं और शायद वो 2 डोज 6-8 महीने बाद फिर लगवानी पड़ेंगी आपको। ये है CAB जो हमें बताया नहीं गया। हमें तो ये सपने दिखाया गया कि वैक्सीन आ गई, बस अब तो खेल खत्म, हम तो राजा, हम जीत गए, तो लोग सड़क पे निकलेंगे क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है सर। लेकिन इस भयावहता का अंदाज़ा अगर अब भी नहीं लगाया गया समय रहते तो बड़ी मुश्किल आएगी। मैं एक तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करता हूं इस शो में। आप ही लोगों का सर्वे है सीरो का। जब ये सीरो सर्वे जून में हुआ था पिछले साल, तो 0.7% जो है इसकी संक्रमण क्षमता थी, 0.7%। उसके बाद अगस्त में जब सीरो सर्वे आया तो 6.6% थी। देखना सर, एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ। एक्टिव केसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, संक्रमण का दायरा। और आज फरवरी मार्च का सीरो सर्वे कहता है 22% संक्रमण की क्षमता है, यानी हर 5वां व्यक्ति इसके दायरे में है। क्या ये बात सरकार को नहीं पता थी? किसी भी सरकार को नहीं पता थी ये बात कि संक्रमण का दायरा 22% हो चुका है। एक्टिव केसेस भले ही आपने कम करके 27,000 लाके 5,000 लाके आपने तिलांजलि दे दी थी, लेकिन ये तो खतरा बना हुआ था ना हमेशा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम तो हाथ नहीं धो रहे हैं इसलिए हम दोषी हैं, डॉक्टर साहब लोग पकड़ नहीं पाए इसलिए दोषी हैं, लेकिन ये आंकड़ा तो आप ही का है सर गोपाल जी। नहीं, देखिए, यह काफी भयावह स्थिति है, ये तो स्पष्ट हो रहा है और सरकार इसके लिए पूरी तरह से ध्यान भी रख रही है, कर भी रही है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं यह बात को मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं इस बात की चूक हुई है कि इसकी त्रासदी जो 2nd या 3rd वेव 4th वेव है, उसकी इंटेंसिटी को सभी लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के लेवल पे है या सरकार,
डॉक्टरों के लेवल पे है या जो प्रदेश सरकारों के, केंद्र सरकार, सब लेवल पे सरकार के पूरा तंत्र जो है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। और उसके लिए लेकिन अब जो एक बात हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी भी हमें यह बात स्पष्ट रूप से अब सामने आ जानी चाहिए, जो चीज आप कह रहे हैं उस चीज को अभी हम प्रदेश सरकारें उस चीज पे नहीं उस बात को अभी एक्सेप्ट कर रही कि वैक्सीनेशन सॉल्यूशन नहीं है। अब तो कम से कम इस बात को एक्सेप्ट सबको कर लेना चाहिए। किसने नहीं बताया, आप खुद कह रहे जो भी है नहीं पता था, झूठ बोला। मुझे नहीं लगता झूठ बोलने का कोई बहुत औचित्य था कि किसी को पता था। एक्चुअली में इंफॉर्मेशन की कमी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन सॉल्यूशन नहीं है। जो हम अंधाधुन अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन की कमी हो गई या विदेश भेज दिया या ये हो गया, वो सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन इसका केवल जो है वह है कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही करना पड़ेगा, तभी जाके इसकी इंटेंसिटी या जो भी आप कह रहे हैं या सब लोग कह रहे हैं तभी खत्म होगी। और वही एक तरीका है कि जनता को जागरूक होकर उस चीज को, जैसा उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री जी के कहने पे किया या कैसे भी किया। नहीं तो गोपाल जी लॉकडाउन क्यों नहीं लगाएंगे आप? अब तो आपके माहौल बन गया है, उसके बिना तो रुकेगा नहीं काम। आप लोग कह रहे लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, आपके सारे मुख्यमंत्री कह रहे नहीं लगाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं लगाएंगे, मरते रहे आदमी। लॉकडाउन की त्रासदी को देखा है हमने, माइग्रेंट लेबर को जिस तरह से, मैं तो नोएडा में हूँ, जिस तरह से पिछले 5-6 महीने शुरू में जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपनी जान पे खेल के जिस तरह से संघ परिवार के लोगों ने ग्राउंड लेवल पे और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, पुलिस फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जान पे खेल के उस चीज को उसको संभाला है, वह सस्टेनेबल नहीं है। इकोनॉमिकली लोगों को खाना मिलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, वह भी चीज है। और लॉकडाउन केवल डिले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, और वह उसने पहली बार बिल्कुल ठीक था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना सर था। बताइए ना, 2-4 नए अस्पताल कोविड वाले बनाए हो कहीं तो? टेंट वाले बनाए थे, वो टेंट हटा दिए गए जब 5000 केस पहुंच गए थे, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया आपने? नहीं, आज आपने जिस तरह से ये वैक्सीन डेवलप हुई, जिस तरह 8-9 करोड़ से 10 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिना क्रिएट हुए, आपको अगस्त तक डबल डोज के लिए 60 करोड़ वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीन चाहिए 60 करोड़, क्योंकि 30 करोड़ का टारगेट है। डबल डोज लगेंगे 60 करोड़ हो जाएगा। कर पाएंगे आप क्या? अभी मेरे सामने कोविन खुला हुआ है, कोविन मेरे सामने खुला हुआ है सर, अगले कई दिनों के ब्लैंक दिख रहे हैं, वो सेंटर्स पे है नहीं। आप मुझे ये बता सकते हैं कितना ऑर्डर दिया आपने वैक्सीन का? नहीं, मैं तो यह आंकड़ा अगर हमारे पास होता या हमारे पास इस बात की जानकारी होती तो अलग स्थिति होती, लेकिन ये चूक डेटा एनालिसिस और जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है उसमें डॉक्टर्स खुद यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी भी जो विजन था या उनकी भी नॉलेज में इस तरह की नहीं थी स्थिति। तो इस बात को एक्सेप्ट करके आप महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि लॉकडाउन ही एक तरीका है, बिल्कुल तय है कि शायद गुड़ी पड़वा के बाद लग ही जाएगा। मानती हैं आपकी लॉकडाउन एक उपाय है सिर्फ इसका? अब परिस्थिति इतनी खराब है महाराष्ट्र में, वैसे गुजरात में भी है, वो तो अभी मैटर सब जुडिस हो गया, पर लॉकडाउन से ज्यादा जब तक पैरेलल कॉरेस्पॉन्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप इमरजेंसी के तौर पे नहीं करेंगे तो लॉकडाउन का असर जितना होना था उतना ही होगा। पर लॉकडाउन इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन, इट हैज टू बी अकम्पनीड, साथ में 4 से 5 स्टेप होने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आज गवर्नेंस मॉडल में आप एक सिर्फ ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को देखेंगे, इतनी इमरजेंसी सिचुएशन पिछले मार्च महीने से, फरवरी में तो राहुल जी ने बताया था पूरे वर्ल्ड में ऐसा है तो हमें इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए, पर हमारी पार्लियामेंट चली थी। मार्च 24 को लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद मुझे लगता है कि इमरजेंसी तौर पे इतने सारे हमारे अच्छे काबिल डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट्स है, सबको मिल के इकट्ठा करके उन्हें एक बहुत बड़ी पॉलिसी बनानी चाहिए थी। सिर्फ एक हेल्थ मिनिस्टर डिबेट में आके
आप बोले कि टीवी में आके बताएं, और इससे काम नहीं चलेगा। दूसरा, ये बाहर जो वैक्सीन भेजे गए, वो जो भी है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, हमारा एक्सपोर्ट कोई रिलेशन है, वो स्थगित किया जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग। तो उसका भी एक निर्णय लेने की जरूरत थी कि भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी इस समय हम स्थगित करते हैं। तीसरा, आज जो है ना CAB की बात कर रहे हैं कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, Who will lay down the principle? Practice what you preach. तो आपको जरा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। पर हम हर जगह नेताओं को देखते हैं, लाखों की भीड़ जमी है, तो आम आदमी रास्ते पे खड़ा रह के कहता है अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा। तो ये जो एक मैसेज जा रहा है, सानी जी और मिश्रा जी, अमी जी रुकिए, ये सब मैं पहले कह चुका हूँ कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब मेरे को दिलचस्पी नहीं सब सुनने में। क्या होने वाला है और क्या हो रहा है मेरे को ज़्यादा दिलचस्पी इसमें, क्योंकि वो फैक्टफुली बात होगी। डॉक्टर साहब बताइए सानी जी कि जो मैंने कहा कि ये संक्रमण की स्थिति है, तो फैक्ट वाली ये सीरो सर्वे है कि जब 21-22% तक वो संक्रमण का दायरा बढ़ रहा था, तब भी लोग सचेत क्यों नहीं हो रहे थे? क्या ऐसा फैक्टर था जो रोक रहा था? केवल लेथार्जी, इनकॉम्पिटेंसी, या टेकन फॉर ग्रांटेड, या अब मैं हो सकता है कि मेरा एनालिसिस गलत हो कि नहीं नहीं तो सिंपल इन्फ्लुएंजा है, ठीक हो जाएगा, कैलपॉल खा लेंगे सब सही हो जाएगा, ऐसी धारणा बन गई थी क्या? यस, एक तो लोगों में ये धारणा तो जरूर बन गई थी कि ये आम बीमारी है, इससे कुछ भी हम लोग रिकवर कर लेंगे। हम लोग जो हॉस्पिटल में हैं, जो प्रोवाइडर हैं, जो सामने खड़े होते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर है, मरीज आके तो हमें पूछता है ना, वो पॉलिटिशियन को नहीं पूछता, जर्नलिस्ट को नहीं पूछता। हमें अब इस चीज की फिक्र है कि ये रुकेगा कहाँ पे। जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, पिछली बार जब बढ़ा था, लॉकडाउन हुआ था तो रुक गया था, अब लॉकडाउन भी कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये तो रोज नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाएंगे, सीरियसनेस ऑफ द डिजीज बढ़ती जाएगी, ड्रग्स हमारे को मिलेंगे नहीं, तो ये जाके रुकेगा कहाँ पे? और ये रोकने का काम डॉक्टर साहब नहीं कर सकते, ना हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स कर सकते हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन किसी गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा कि इसको रोकने के लिए ये रूल पास होगा और इसके लिए ये पनिशमेंट होगी। अगर आप निकलेंगे बाहर और आप कोविड आपको हुआ, तो डॉक्टर के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन पे होना चाहिए, प्रेशर लोगों पे होना चाहिए, कम्युनिटी पे होना चाहिए। कौशल खान जी, ये बताइए कि ये बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हो रही है, सिस्टमिक बात हो रही है। जो मैं तथ्य आपसे जानना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ कि जब ये परिस्थिति बन रही थी तो ऊपर बैठे कुछ बाबूजी लोग तय करते थे कि अच्छा ये वाला अनलॉक 6, 7, 8, 9 करें। उस समय ये आंकड़ा जो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये संक्रमण का दायरा तो बढ़ ही रहा था, ऐसा थोड़ी कि ओवरनाइट फरवरी में सब खेल हो गया। आप उसको एसेस नहीं कर पा रहे थे कि बीमारी को की मारक क्षमता क्या हो सकती है, इसको इग्नोर कर रहे थे। तो क्या वो कुछ सुनते नहीं थे क्या ये लोग? ये जो डिसीजन ले रहे थे कि ये कर दो, वो कर दो, सब खोल दो, किसी कोई चिंता ही नहीं है? अगर शुद्ध समझने वाली जनता की आवाज में बोलूं तो सब चमचागिरी कर रहे थे। जो डेटा आ रहे थे उसके नेगेटिव एंड को ना दिखाते हुए अपने आकाओं को खुश करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक दे रहे थे। शायद यही वजह से जो डिसीजन मेकिंग हुई है वो गलत हुई है। तो जो बाबू या उनके एडवाइजर हैं, जिन्हें चाटुकारिता के दम पे अपनी कुर्सी मिली है, वो लोग प्रॉपर एडवाइस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे, वो चमचागिरी कर रहे थे। अप फ्रंट होकर के एज ए साइंटिस्ट, एज ए एडवाइजर टू गवर्नमेंट आपको बोलना चाहिए था। सीरो सर्वे पब्लिक के लिए नहीं होता है, सीरो सर्वे पेशेंट के लिए नहीं होता है, सीरो सर्वे साइंटिस्ट के लिए होता है, एनालिस्ट के लिए होता है, नीति आयोग के लिए होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए होता है, उनके एडवाइजर्स के लिए होता है। अगर ये सर्वे उस समय था तो इन्हें अपने एडवाइस में लिखित में देना चाहिए था कि ये एक बम का गोला बन रहा है जो फटेगा। अगर ऐसा होता तो शायद मैं कह रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स का कोई कैरेक्टर नहीं, कोई जाति धर्म नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन कम से कम एडवाइस तो कागज पे होनी चाहिए थी कि आप बम के गोले पे बैठ रहे हैं। और अगर वो एडवाइस अपफ्रंट देने की हिम्मत होती बाबुओं में तो शायद पॉलिसी चेंज होती। और आप गुजरात हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात बताता हूं, 50% कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हैं। जजेज अपने घर में बैठ करके फैसला सुनाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए सुओ मोटो नोटिस नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, पूरे देश में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब इलेक्शन कमीशन के बेटे को कोविड होगा, उसकी फैमिली को कोविड होगा, उसको बेड नहीं मिलेगा, तब उसे पता चलेगा उसने क्या गलती की है। एक्चुअली जितना यह है ऊपर से नीचे तक सभी का फेल्योर है,
जी। और सब हर्षवर्धन अपनी चमचागिरी कर रहे हैं। ये देखिए आप कि जब कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट मुझे एक मिनट दीजिए। हाँ। जब हम कह रहे थे कि स्लो चलिए, अनलॉक किया जा रहा था, ग्रेजुअल चलने की बात हो रही थी, तो आपके ही चैनल पे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आके बैठ करके मुझे ज्ञान दे रहे थे कि डॉक्टर साहब अगर सब कुछ बंद रखेंगे, स्लो चलेंगे तो खाएंगे कैसे। आप इस टीवी पत्रकारिता से जरा पता लगाइए कि कोविड काल में भूखों कितने लोग मरे हैं। भूखों हमेशा लोग मरते रहे हैं, उसके कंपैरिजन में कितना एक साल में ज्यादा लोग मरे हैं, जिससे आपको पता चला कोविड की इकोनॉमी से बड़े लोगों की जेब हल्की हुई है, गरीब आदमी की रोजी रोटी तो चली रही थी। हम सोशलिस्ट समाज कहते हैं ना अपने आप को, खाली एक अमेंडमेंट करके सोशलिस्ट ऐड करने पे सोशलिज्म नहीं आता है। सोशलिज्म हमारे यहां तब होता था कि पड़ोस के गांव में रहने वाला किसी को भी मरने नहीं देता था, कोई भी मरने, हमारे पड़ोस में कोई होता था, कोई भूखा नहीं मरता था, वो सोशलिज्म था। आज सब सिर्फ और सिर्फ कागज की बात करते हैं, कोई सेवा की बात नहीं करता, कोई देश की बात नहीं करता। आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे इस पे? बात है कि मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच चाहिए होगी, मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच चाहिए, हमें सुधरना पड़ेगा। एडवाइजर को प्रॉपर एडवाइस कौशल मिश्रा थोड़ा सा कई बार होता है ना कि हम जब अच्छा ये चुप हो जाए तो हम बोले। हाँ बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कहते कहते थोड़ा भावनाओं के बहाव में ज्यादा बह गए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जो है इसको अनलॉक मत कीजिए या कर दीजिए तो उससे इकोनॉमी ओवरऑल बात हो रही थी। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 6 महीने ठप हो जाएगी ना डॉक्टर साहब, तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं चलेगा, डॉक्टरों को भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी लखनऊ की मैं खबर देख रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने लोगों को उन्होंने पैसे नहीं दिए जो सपोर्ट स्टाफ था। तो कृपा करके इतना सरलीकरण मत कीजिए, क्योंकि हम एकदम से अचानक आज आलोचना करने बैठे हैं तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सब देश में बर्बाद हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि 85 दिन में 10 करोड़ सरकार किस लिए बनी है? बात पूरी होने दीजिए आप। ये तरीका ठीक नहीं। कौशल बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती, अभद्रता होती है। मैं सुन रहा था आपकी बात। ये जब हम कह रहे हैं कि क्या करना है तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे ही डॉक्टरों ने, हमारे ही वैज्ञानिकों ने, हमारी फार्मा कंपनियों ने, हमारी सरकारों ने, उनकी वजह से ये सिस्टम हुआ। और मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। दिल्ली में दिल्ली की सरकार, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि दिल्ली की सरकार ने सिर्फ राजनीति की विशुद्ध तौर पर, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को भगाने का हो या चाहे जो मामला हो, जब हालात बेकाबू हो गए तो गृह मंत्री को मैदान में उतरना पड़ा और छतरपुर में जाकर, जहां निरंकारी सत्संग भवन है, तो 10,000 का कोविड बेड बना। ऐसे ही जहां मैं नोएडा रहता हूं तो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने यहां जितनी क्षमता थी वो बेड दिए। तो ऐसा नहीं कि हम काम नहीं कर सकते। मूल बात पर आइए। मूल बात यह है कि जिस हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, हम अगर राज्य सरकारें कह रही कि हमको वैक्सीन कम मिली, कैसी बात कर रहे हैं? आपको वैक्सीन कम मिलेगी तो आप क्या उस अपना, जिसको हम कह रहे थे कोरोना के साथ जीना है, हर डॉक्टर ने बताया। पहला मैंने सुना था जो WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या विश्वनाथन, उन्होंने कहा था कि कोरोना के साथ अगले 2 साल तक जीना है। हम उसको भूल गए। हम वैक्सीन की लड़ाई में, और उस महाराष्ट्र से ये बात आई जहां 1 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। मैं ये कह रहा हूं कि सब कुछ आपने हाथ पैर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। और उसमें ये चुनावी रैलियां, उसमें ये कुंभ, उसमें इस तरह की चीजें वो कोड़ में खाज बन गई है। ये मूल समस्या है। और बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन से आप अपनी कमियों को छिपाते हैं। लॉकडाउन में घर में बैठा व्यक्ति मर जाएगा, उसकी चिंता नहीं है, उसका टेस्ट नहीं होगा, उसको दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस तरफ जाइए, यहां ध्यान दीजिए, यह बहुत जरूरी है। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हर्षवर्धन, आप उसी जगह पे इस मोड़ को, इस चर्चा को ले आए हैं जहां पे ये आनी ही चाहिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है, असेसमेंट की गलती हुई है और पिछले 1 साल में आपने इस बात को क्यों नहीं प्रीएम्प्ट किया कि ये स्थिति हो रही? आंकड़े आपके पास थे, मेरे आंकड़े नहीं। तो आपका फेल्योर है, या आपने जानबूझ के इग्नोर किया, या गलती से इग्नोर किया, या कैसे भी इग्नोर किया। आज परिस्थिति यह है कि 97,000 के सामने 2.25 लाख का आंकड़ा खड़ा हुआ, जो भी पीक नहीं है। अभी तो टेस्टिंग हुई नहीं ठीक से। 70% जिस दिन टेस्टिंग होने लगेगी RT-PCR, आपको सही आंकड़ा तब पता लगेगा। तो ऐसे में उपाय क्या है? जब 97,000 में हाथ पैर फूल गए थे तो 2.25 लाख में तो आप सोचिए क्या हालत होगी। छोटे से ब्रेक के बाद इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे, और चर्चा ये भी होगी कि होना क्या चाहिए अब, क्योंकि ये अब वॉर फुटिंग की बात है। अब आप हल्के में नहीं ले सकते इसको।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बातचीत आज हो रही है कि कोरोना की जो दूसरी वेव है, दूसरी लहर की जो मार है, बड़ी घातक और खतरनाक हो चुकी है और इससे कैसे निपटा जाए। चूक पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, बहुत एक दूसरे की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें क्योंकि वही असली है। गोपाल जी, अब बताइए टास्क फोर्स क्या निर्णय करेगी तत्काल। अब देखिए, मान लीजिए एक मैं उदाहरण से बताता हूँ, महाराष्ट्र ने कहा कि हमको कोविड नहीं मिला, एक समय के लिए मैं मान लूँ उसने राजनीति करी, तब भी आपका ये फर्ज बनता था कि आप उसको समझाते कि भाई कम नहीं है। किसी भी दिन कोविड में आप देख लीजिए 2-4 दिन के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, तो टेक्निकली मैं अगर इस पर साबित कर दूं कि कम नहीं है तो बिल्कुल सही बात है, कोर्ट में भी कोई नहीं जीत सकता है कम नहीं है क्योंकि कोविड में दिख रही। लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते, केंद्र सरकार होने के नाते, ये आपका फर्ज तक बैठ के इसको चर्चा करते कि भैया अगर मुंबई की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा कोविड फैल रहा है तो हम और बढ़ा देते हैं आपको। ये न करने के वजह आप लोग भी काउंटर नई राजनीति हो रही है। बताइए क्या करने वाले हैं तुरंत। नहीं, देखिए नीरज जी, सबसे पहली बात तो यह बात सबको स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए, जो आपके चर्चा में भी आ रहा है और जगह भी आ रहा है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि वैक्सीनेशन कोविड की लड़ाई का सॉल्यूशन नहीं है। उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि लोगों के अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो रिलैक्सेशन हो गया सरकारों में भी, केंद्र में भी, प्रदेश में भी और लोगों में भी, उसको वापस लागू करना पड़ेगा। वह एक पहला तरीका है, वह उसके बारे में पूरी चिंता करनी पड़ेगी। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सडनली ये जो सर्ज हुआ है, इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉटलनेक आया है, उसको केंद्र सरकार और वो हम लोग उसको पूरी तरह से उसको प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर उसको ठीक कर लेंगे। जैसा हर्षवर्धन जी ने भी कहा कि कोई ऐसा डूम्सडे प्रेडिक्शन जो होती है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, स्थिति विकट है, खराब है, लेकिन इसके लिए कंट्रोल करने का तरीका वैक्सीनेशन से ध्यान हटा के वह अपना चलता रहेगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल का जरूर बढ़ाना पड़ेगा। और जो देखो कोविड के, नहीं नीरज जी एक मिनट बात करने दीजिए, मैं कि कोविड का इलाज जो है वह हॉस्पिटल में केवल सीरियस पेशेंट्स को ही जाने के लिए जरूरत है। हर व्यक्ति तुरंत कोविड हुआ हॉस्पिटल में चले जाए वहीं ठीक होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे सामने, कई लोग भी आए जो कोविड के, क्योंकि वैक्सीनेशन से इंटेंसिटी कई बार कम हो जाती है, वो भी होती है। और अगर वो, तो यह चीज पूरी तरह से देखिए गलती हुई है, इसके कारण अब एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। गलती तो हुई है कि असेसमेंट की कमी रही है, जो भी हुआ किसी भी कारण से हुई है, सामूहिक रूप से सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसमें केंद्र सरकार भी लेगी, प्रदेश सरकार भी लेगी, लोग भी लेंगे, हम भी लेंगे, आप भी लेंगे, मीडिया भी लेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि डूम्सडे हो गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। रेमडेसिविर मेडिसिन को सरकार ने रोक लगा दी है, वैक्सीनेशन स्पुतनिक को वो कर दिया है, अप्रूव कर दिया है इमरजेंसी यूज के लिए। चौथी भी आ रही है, उसका भी प्रोसेस जे की भी चल रही है, वो भी हो जाएगा। गोपाल, ये सब अभी एक्सपर्टाइट हुआ जब ये इतना प्रेशर बना है, इतना दबाव बना है, इतनी चर्चाएं होने लगी, तब ये हुआ सर। 2 बार आपने स्पुतनिक का वो चर्चा करके खारिज कर दिया था। नहीं, मैं अच्छी बात है, प्रेशर बनाना चाहिए, हमारा काम ही है, हम तो दबाव बनाते रहेंगे। अमी बहन जी, अब ज्यादा तो बात है और हम भी मानते हैं। क्या करेंगे तुरंत तत्काल, कि आप लोग को लगता है नहीं बस लॉकडाउन लगा के ही काम बनेगा? नहीं, लॉकडाउन तो अगर लगाती है तो इतना वो कोई 2-3 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके साथ एक इकोनॉमिक पैकेज भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था कि हम जब इकोनॉमिक पैकेज नहीं देते और घर में बिठा के रखते हैं सबको, तो ये एक हल नहीं है। दूसरा, अभी इतना हाई लेवल हो गया है कोरोना का, तो दिस इज द राइट टाइम कि अगर इस समय अगर कोई हाई लेवल डिसीजन नहीं लेंगे और प्रधानमंत्री आगे आके राज्यों को भूल जाओ, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को भी भूल जाओ, पर हर एक देशवासी के लिए मुझे हेल्थ केयर की चिंता सबसे प्रायोरिटी पे है। और जैसे वो पैकेज डिक्लेयर करते थे बजट सेशन में, तो इमरजेंसी में अभी कोरोना पैकेज डिक्लेयर करके इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्राधान्य देने की आवश्यकता है। मतलब एक पैकेज, मैंने तो ये सुना है कि महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के नागरिकों को 5,000 रुपए का कुछ एक मनी देने की व्यवस्था कर रही है। कंफर्म मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ राजनीतिक सूत्रों से मेरे पता चला है कि महाराष्ट्र जब ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी करेगा तो ये इसके साथ एक वो ये भी आएगी। छोटे छोटे बहुत जवाब दीजिएगा, 30-30 सेकंड। हर्षवर्धन, मैं जो वैक्सीन वाली बात कह रहा था ना, देखिए जब केस बहुत बढ़ गया अचानक से ही,
2.25 लाख 3 लाख है। तो जो लोग अभी तक एकदम ठंडे पड़े थे, सुस्त कह रहे लगवा लेंगे वैक्सीन, क्या है जब समय मिलेगा दे, तो वो लोग भी अब जागरूक हुए, क्योंकि एज घटा के आपने 45 करी। 45 से ऊपर की जनसंख्या देश में कम से कम 50 करोड़ होगी, तो वो सबको लगा कि आप तो लगवाना चाहिए। तो इसलिए सेंटर्स पे लोग दौड़े और इसलिए लाइनें लगी और इसलिए दिक्कत हुई। और महाराष्ट्र में इसलिए भी दिक्कत हुई क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा केस थे, एकदम स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने जो कहा कि इसको रादर के एक दूसरे की आलोचना करें, बैठ के समझ के इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल करना चाहिए। और मेरा एकदम फर्म बिलीव है कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद जैसे शहरों को प्राथमिकता के आधार पर करिए, क्योंकि सुपर स्प्रेडर यहीं पे हैं, कामकाजी ज़्यादातर लोग यहीं पे हैं। नहीं नीरज जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ 4-5 पॉइंट में अपनी बात कह देता हूं। पहली बात ये कि देश के प्रधानमंत्री को आकर आगे कहना चाहिए कि हम अब कोई रैली नहीं करेंगे। जैसे वर्क फ्रॉम होम हमने सीखा, वैसे ही हम तकनीक के जरिए मोबाइल पर भेजेंगे, टीवी स्लॉट बुक करेंगे, रीजनल अखबार में जाएंगे और हम जनता तक पहुंचेंगे। जो प्रत्याशी है वो अपना प्रचार करता रहे, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हो सकता है कि भाजपा के जो समर्थक है वो मेरे ऊपर भी दौड़ पड़े, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, दूसरे भी लोग करें तो बड़ा अच्छा होगा। दूसरी चीज ये कि आपने जो केंद्र राज्य संबंध की बात की है वो एकदम ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हम पहली बार भी जो मुंबई से लोग निकले थे, दिल्ली से लोग निकले थे, वो नहीं होता। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक राज्यों का और राज्य में डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बेहतर करेगा उसका इंडेक्स क्यों नहीं बन पाया है कि ये डीएम, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये सीएमओ ये बेस्ट कर रहा है। ऐसा इंडेक्स अभी तक, ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्यों नहीं बन पाया है। और सबसे महत्वपूर्ण, किस किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको 24/7 मॉनिटर करने जा रहे हैं। डराने की जरूरत है, निश्चित तौर पर जो माहौल बिगड़ गया है, लेकिन इतना भी मत डरा दीजिए कि आपकी उधर भी स्थिति खराब हो, जो घर में बैठा है वो ठीक है। हर्षवर्धन, वो 15 तारीख को पंचायत चुनाव के बाद उस पर कामकाज शुरू होगा। एक एक लाइन में सर बताइएगा, सानी जी, सिर्फ एक लाइन में क्या करें? मास्क वास्क ही लगाएं, बस वही एक तरीका है क्या? नहीं, दो तीन चीजें हैं। एक तो जब पहला फर्स्ट वेव आया था तो हमने होम क्वारंटाइन सारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी। आई थिंक हमें फिर लोगों में कॉन्फिडेंस डालना चाहिए कि आप होम क्वारंटाइन लीजिए, छोटी छोटी चीज के लिए अस्पताल में मत भागिएगा। और दूसरा, जो ये एक लॉकडाउन है, फुल लॉकडाउन तो नहीं होगा, एक मिनी लॉकडाउन सोचिएगा। जो वीकेंड्स का लॉकडाउन है उसी को किसी तरीके से, मे बी मार्केट हफ्ते में 3 दिन खुलेगी, मे बी ऑफिसेज 2 बार जाओगे आप हफ्ते में। कोई एक मीडियम तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम एक बैलेंस तरीके से इस बीमारी को हैंडल कर सके। कौशल जी, लॉकडाउन, मास्क, सैनिटाइजर, क्या करें? सर, जब भी क्राइसिस होती है, यानी कि जब भी सिक पेशेंट जिनको हॉस्पिटल की नीड है और जितने हॉस्पिटल बेड अवेलेबल हैं उसमें मिसमैच हो, उस सिचुएशन में आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। दिस इज 1। 2, होम केयर शुरू से करना पड़ेगा। 3, सारे लोगों को मास्क और जो भी आपने प्रोसेस, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं, उसे करना पड़ेगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को डंडा लेके सड़क पे चलना पड़ेगा। और जैसे चाइना में हुआ, चाइना में फ्री क्यों हुआ? चाइना में कोई भी आदमी सड़क पे भी नहीं चल सकता अगर उसके पास वैक्सीनेशन का कार्ड नहीं है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन को सबने धत्ता बता दिया। जब अलाउ हुआ था तो लोग वैक्सीनेशन लगा नहीं रहे थे। करेक्ट। तो जिसको वैक्सीनेशन नहीं है और जो मास्क के बगैर है, वो अगर सड़क पे घूमता है तो उसके ऊपर ट्रिपल पेनाल्टी लगनी चाहिए। बिल्कुल सर। एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए मेरा मतलब क्लियर पॉलिसी पे आना चाहिए। ये मेरा सुझाव है कि इसको जो है और थोड़ा सा ओपन अप करना चाहिए। अगर हमारे पड़ोस के डॉक्टर साहब के यहाँ भी लगेगा तो मुझे लगता है ये प्रोसेस जो है ना बहुत जल्दी खत्म होगा। जो ये पंचवर्षीय योजना टाइप का मुझे लग रहा है, उसमें और एक्सपेडाइट करने के लिए अड़ोस पड़ोस के जो बड़े बड़े ठीक ठाक क्लिनिक होते हैं, MBBS MD डॉक्टर्स, उनको भी अलाउ करना चाहिए। वो भी अपने क्लिनिक पे वैक्सीन लगाए, तो जिससे ज़्यादा तेज़ी से हो पाए, रादर कि मेरे को वो डेजिग्नेटेड सेंटर पे जाना, लाइन लगाना है। लेकिन आज का वक्त ज़रूरी है। देखिए, इतनी चर्चा में बार बार हमको आपको ही दोष दिया गया है, तो अपनी जान, अपनी सुरक्षा खुद करिए। मास्क लगाइए, हर हालत में लगाइए, किसी भी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं है। साबुन से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज़र लगाते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी दूसरे पे भरोसा करना भी ठीक नहीं है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन इज़ अ बैड आइडिया, रैलीज एंड गैदरिंग्स आर वर्स्ट आइडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।